नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। परसों हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पाया। 4.5 साल की मेहनत, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर हम वहां तक पहुंचे हैं। और इन सब में जो योगदान है वो हमारे विद्वान मित्रों का, जो आकर हमारे चैनल्स को एनरिच करते हैं, अपने प्रबुद्ध विचार प्रस्तुत करते हैं। और उससे भी बड़ा शुक्रिया, कहते हैं ना, जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र हो या कोई और तंत्र हो, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो यानी कि आप सब लोग जो व्यूअर्स हमें देखने आते हैं, प्रतिदिन देखने आते हैं, सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इतना हमें सहयोग दिया। और इसी 1 लाख के पूरा होने की खुशी में हमने चैनल की मेंबरशिप भी लॉन्च कर दी है, बहुत एक टोकन प्राइस पे। और वो आपको वहीं पर मिलेगी, जैसे कि आज सन ऑफ वासुदेव जी और एक हमारे एक और मित्र हैं रंग कुमार, ये हमारे नए मेंबर, पहले 2 मेंबर बने हैं। रंग कुमार जी पहले मेंबर है, सन ऑफ वासुदेव सेकंड मेंबर है। फरमाइश आ रही थी कि आप मेंबरशिप है। टोकन अमाउंट है मंथली का 89 रुपीज। इससे हमें छोटी छोटी आर्थिक मदद मिलेगी और हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो दर्शकों का शुक्रिया हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से अपनी जो यात्रा है, अगली यात्रा जो है, वो शायद और तेज गति से कर पाएंगे। और ये सब तभी संभव है जब आप सब लोग, जो हमारे दर्शक हैं, वो लगातार हमारे साथ बने रहें, हमें सहयोग देते रहें, हमारे चैनल के लिंक्स आगे भेजें, ताकि आप तक एक अच्छी और निष्पक्ष पत्रकारिता और देश का चेहरा आपके सामने पहुंचता रहे। तो आप सबका शुक्रिया। और हमारे सभी दर्शक इस मेंबरशिप का उपयोग कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम, मोदी जी महाराष्ट्र के बदलाव पर खुश मत हो, ये पिक्चर अभी बाकी है। और अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था तो पता लगा कि एनसीपी का जो बॉम्बे का दफ्तर है, जो लॉक पड़ा हुआ था, उसका शायद तोड़ दिया गया है। कुछ अंदर लोग उसके अंदर गए हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता। कौन सी एनसीपी के कार्यकर्ता अंदर गए, किसने तोड़ा, ये पता नहीं है। अजीत पवार की भी एनसीपी है, शरद पवार की भी एनसीपी है। खैर, कुछ ना कुछ जो है वॉलेटाइल हो रहा है। पिक्चर तो बहुत बाकी है हिंदुस्तान की इस राजनीति के अंदर। लेकिन एक बात प्रमुखता से निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले जो प्रयास कर रही है, वो उसकी बौखलाहट और तिलमिलाहट से निकल रहे हैं कि कैसे भी करके जो विपक्ष की एकता है उसको ध्वस्त किया जाए। उसी क्या कहते हैं कि उद्देश्य को लेकर एनसीपी को ध्वस्त किया गया है। हालांकि शरद पवार इतनी जल्दी ध्वस्त होने वाले लोगों में से नहीं है। जो लोग शरद पवार को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। तेजस्वी को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि बिहार के अंदर भी विपक्षी एकता को परिधा लगाने की कोशिश है। तो हर वो जगह जहां पर आपको विपक्षी एकता नजर आती है, वहां पर मोदी और शाह की जोड़ी उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए या अस्थिर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी। और अब अगले 10 महीने में मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, ये शब्द मैंने कल एक और चैनल पर भी यूज किए थे, कि ये भारत की डार्क एज, रियल डार्क एज स्टार्ट हो रही है। अगले 10 महीने जो होंगे, ये भारत की राजनीति का विभत्स काल होंगे। विभत्स काल होंगे। इसमें आप नव रंगों में से एक रंग होता है विभत्स रंग, उसको आप क्या कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में देखेंगे अगले 10 महीने में। राजनीति का जितना कुरूप रूप आपको यहां देखने को मिलेगा, शायद आपने पहले यहां कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, मोदी जी इतना खुश मत होइए। आपको लगता है कि अर्ली सक्सेस है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। और दूसरी बात, मोदी जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। तो फिक्र मत कीजिए, जनता समय पर जवाब देगी। क्या जवाब देगी, ये जनता के मन में है। इसी विषय पर बात करने के लिए, पिक्चर अभी बाकी है, हमारे साथ आज 3 सीनियर विश्लेषक पत्रकार मौजूद हैं। वीरेंद्र सेंगर जी उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत है। और देवभूमि हिमाचल से हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं, अधीर रोह जी और दिनेश कुमार जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज लगता है कि हमारा न्यूज टाइम भी पवित्र हो गया। आज हमारे 3 मेहमान जो है देवभूमि से आए हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से नमस्कार और स्वागत है। सेंगर साहब, पहले आज आपके पास आता हूं मैं। जो घटनाक्रम है वो तो आपके सामने है। विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की सारी तैयारी कर ली गई है। क्रश कर देना है, खत्म कर देना है। जैसे वो गन्ने के जूस निकालने की मशीन होती है ना, तो उसमें एक बार गन्ना डालते, फिर दोबारा डालते, तीसरी बार डालते हैं।
कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि या तो इनका विनाश कर दिया जाए, या इनको जेल भेज दिया जाए, या इनको इस ढंग से क्रिपल कर दिया जाए, पंगु बना दिया जाए कि उठने काबिल ना बचे। यानी कि जिस ढंग से मोदी जी अपनी छाती ठोक रहे थे, या कोई और शब्द भी हो सकता है इसका, उससे लगता था कि चीजें अंदर ही अंदर बिगड़ रही हैं। वीरेंद्र सेंगर जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में काफी चीजें कही, तो मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उनकी बेचैनी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। और वो, और तो छोड़िए लोक लाज की बात, वे अपना अपना चेहरा भी जो है ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें ये भी जरा भी हिचक नहीं होती कि उन्होंने 2-4 दिन पहले क्या क्या कहा होता था। अभी मध्य प्रदेश के शहडोल में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी जो है भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। उन्होंने नाम भी लिए थे, एनसीपी का नाम भी लिया था, और कहा था कि कितना 60,000 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं मोदी हूं, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ तो किया ही, अपने साथ भी किया कि अभी वो सुर्खियां उतरी नहीं थी कि उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने जो डोज दिया था। तो अब लग रहा है कि उन्होंने गारंटी नहीं, एक धमकी दी थी, जैसे कोई बांका देता हो शहर का, ललकार लगाता हो कि तुम ये करो नहीं तो मैं ये करूंगा। तो वही हुआ, मतलब वही एनसीपी को तोड़ के, जिस अजित पवार पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले थे और भाजपा के तमाम सांसद और वो महीनों से उसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी करार कर रहे थे, उनके और जो मंत्री बने हैं, जो 9 लोग आए हैं, तो उनमें कई के पीछे ईडी पड़ी हुई थी। वो जाहिर है कि बीजेपी की नजर में, सरकार की नजर में वो भ्रष्टाचारी थे। लेकिन अब वो एकदम सरकार में आ गए तो सब कुछ बदल गया। और जैसे ऐसा कि जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी तो मशीन है कि उसमें कितना भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, कोई भी हो, धुल जाता है। तो अपने आप में मुझे लग रहा है कि ये बड़ी चिंता की बात है। मजाक की बात अलग है, लेकिन जो कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, जो कुछ महाराष्ट्र में अभी हुआ, वो लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। आपने जैसे कहा कि अभी तो महाराष्ट्र में द एंड नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शरद पवार भी बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। वो कई मायने में मोदी जी से ऊपर है। ये अलग बात है कि उनकी तमाम जो उनका पूरा राजनीतिक करियर रहा है, उसमें उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता सबके दायरे में रही है। इसी के चलते काफी लोग ये शक कर रहे हैं आज, और उसके कारण भी हैं कि शायद इस गेम में कोई ना कोई भूमिका शरद पवार जी की रही होगी, और लोगों को ये शक है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस पूरा जो गेम प्लान हुआ, इसकी भनक उनको ना हो। खैर, जो भी हो, ये भी संभव है कि शरद पवार को डिच दिया गया हो। भाई शरद पवार तो उनका तो इतिहास ये रहा है कि कांग्रेस को उन्होंने धोखा दिया था और कम उम्र में चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और फिर तमाम अदला बदली करते रहे। तो अब उनके सगे भतीजे ने दांव दे दिया। भाई भतीजे के गुरु तो शरद जी ही हैं, भतीजा कहता भी है, तो उनको कहता है कि हमारे सेंगर साहब, इस चाचा भतीजे का हाल, सेंगर साहब, इस भतीजे का हाल कहीं वो ना हो जाए जो बाला साहब के भतीजे का हुआ था, राज ठाकरे का। विद्रोह तो किया था, आज राज ठाकरे नॉन एंटिटी है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, विद लेस देन 1% वोट मनसे को। क्या वही हाल अजीत पवार का भी हो जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अजीत पवार का और ज्यादा खराब होगा, इसलिए कि देखिए राज ठाकरे ने किया था तो उनका क्लेम जितना वो सक्रिय थे बाला साहब के समय, तो उसमें कुछ कुछ उनका बनता था। ये अलग बात है कि क्योंकि वो भतीजे थे तो उनके बेटे के सामने नहीं टिक पाए, ये अलग बात है। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उनका कोई क्लेम नहीं था। लेकिन यहाँ अजीत पवार की तो दूसरी कहानी है। वो एक बार धोखा नहीं, कितनी बार दे चुके हैं, क्या क्या बोल चुके हैं। वो 1 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नहीं, मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा,
हमारी पार्टी भी एकजुट है, हमारे नेता शरद पवार हैं। तो उन्होंने जो पूरा जिस तरह का ठेंगा दिखाया और जिस तरह की अवसरवादिता दिखाई, तो उसके तो शायद उदाहरण मिलने मुश्किल होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो गेम प्लान है, ये अजित पवार और उनके लोग जो टूट के गए हैं, ये तो प्यादे हैं। जो इसके खिलाड़ी हैं और जो उस्ताद हैं, वो तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो बेचैनी है और उनका निशाना विधानसभा नहीं, शायद लोकसभा है 24, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार यदि महाराष्ट्र और बिहार नहीं संभला तो उनके लिए मुश्किल होगा और फिर शायद गद्दी में दोबारा लौटना बहुत मुश्किल हो। वो इसीलिए कुछ भी करना पड़े, किसी तरह का धतकर्म करना पड़े, तो उसमें वो चूक नहीं रहे। महाराष्ट्र का भी ताजा उदाहरण है। अब ये क्लेम किया जा रहा है कि अजित पवार ये कह रहे हैं कि 53 में मेरे पास 40 विधायक हैं, अभी तो 9 ही सामने आए हैं। अभी आगे क्या होगा ये देखना है। अब तो ये लड़ाई शुरू हो गई है कि कौन कार्यालय में कब्जा करे, कौन उनके अकाउंट में कब्जा करे। आप बता ही रहे हैं कि किसी ने वहां ताला तोड़ा है, समझे। अभी अभी खबर आ रही थी, मैंने देखा उसको। जी जी, तो ये ताला तोड़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और जैसा शिवसेना जब टूटी थी तो जिस तरह के उत्पाद और जिस तरह के धतकर्म हुए थे, मुझे लग रहा है कि उससे आगे भी होता है। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब ये आपराधिक रूप भी ले सकता है। दिनेश जी, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब आप खून खराबा भी देखेंगे। केवल वही बाकी रह गया है, क्योंकि शरद पवार ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं 3 महीने में पूरा खेल पलट दूंगा। और शरद पवार की जो क्षमता जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कितने बड़े उस्ताद हैं, वो भी कम नहीं है जी। कई मायनों में वो मोदी जी से ऊपर की चीज है। तो कोई नहीं जानता कि शरद पवार क्या करेंगे। हालांकि बहुतों को ये लग रहा है कि शरद पवार भी मिले हुए हैं, भगवान जाने कि क्या स्थिति है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आज की शरद पवार जी की स्थिति है, जिस तरह से वो सूत्रधार थे विपक्षी एकता के, तो मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़े सम्मान की बात थी। तो शायद शरद पवार जी उसकी रक्षा करें। लेकिन ये खेल मुझे लग रहा है कि बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है, जो ये प्रयोग मैं आता हूं। जी जी जी, जी। तो मुझे लग रहा है कि अभी पत्ते खुले नहीं हैं। बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जोखिम ज्यादा ली है और उनकी जो छवि खराब हो रही थी, बट्टा लग रहा था, उसमें मुझे लग रहा है कि एक बड़ा दाग लग गया है। और मोदी जी जो बार बार तमाम चीजें कहते थे, अब चूंकि उन्होंने 3 दिन में ही पलटा मार दिया, 3 दिन में ही दिखा दिया कि भ्रष्टाचार उनके लिए क्या मायने रखता है। तो मुझे लग रहा है इससे भाजपा की भद्द बहुत पिटी है और इसका लॉन्ग टाइम असर पड़ेगा और इससे विपक्षी एकता और मजबूत होगी। मुझे दिनेश जी ये लग रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आता हूँ जी दिनेश दिनेश जी। कुमार जी आपके पास।